हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो 21 नवंबर को टारगेट मेटल ऑल का जो पेपर होने वाला है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ बस मैथ्स वाले पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन किस में दिया हुआ है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है a सेकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस b कॉसेक बीटा टू द पावर 14 इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है कि a एंड b जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। a b क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b कॉस बीटा टू द पावर 14 का वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखो कि सीकेंट स्क्वायर अल्फा जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ठीक है, वैसे ही कॉसेक बीटा पे अगर इवन पावर है तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो अल्फा ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अब ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस b कॉसेक बीटा टू द पावर 14 ग्रेटर देन a प्लस बी। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन A और ये इक्वेशन B। अब A और B में यहाँ बोल रहा है कि ये जो दोनों का LHS सेम है बट RHS भी सेम है, बस इसका डिफरेंस है। यहाँ बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू A प्लस बी है और यहाँ क्या बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू A प्लस बी है। तो पॉसिबल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहे होंगे? जब ये दोनों इक्वल हो। और इक्वल कब होगा? जब सीकेंट स्क्वायर अल्फा A के इक्वल हो जाए एंड कॉसेक बीटा टू द पावर 14 भी 1 के इक्वल हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा 1 होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए एंड कॉसेक बीटा टू द पावर 14 ये भी 1 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब सीकेंट स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल हो जाए एंड कॉसेक बीटा टू द पावर 14 1 के इक्वल हो जाए। तो अगर सीकेंट स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल है तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? 0। और यहाँ से कॉस बीटा टू द पावर 14 किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो अपना जो आंसर है a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस b कॉस बीटा टू द पावर 14 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं हम लोग। 52 में क्या बोल रहा है कि दो क्वाड्रेटिक्स हैं और उन दोनों के एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है। तो मान लेते हैं कि अल्फा कॉमन रूट है, तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसमें कंडीशन ऑफ कॉमन रूट सप्लाई कर दो। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट सप्लाई करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा हमारे पास b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 1, कॉमन रूट्स का कंडीशन। ठीक है, या फिर ये दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, तो वहाँ से अपना कॉमन रूट आ जाएगा और किसी एक में रख देंगे। किसी एक इक्वेशन में उसको पुट करने से ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन आ गया है तो आगे क्या करेंगे हम लोग? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, अब कुछ कॉमन टर्म है बोथ साइड तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा 0 के इक्वल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो बीटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? -3। बीटा नहीं, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? -3 के इक्वल हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का आंसर सी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसका रेंज पूछ रहा है, तो ये भी काफ़ी आसान है। 53 में देखो, 53 में क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू साइन 3x अपॉन साइन x। अब यहाँ पर साइन 3x का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन x। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू n पाई, तो दिस इंप्लाइज साइन x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो साइन x है उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो साइन x है वो नॉन जीरो है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि साइन एक्स कभी 0 नहीं है, और साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1 हो सकता है। अब इसमें यहाँ रख दो वाई साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग इसको। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1 पे ओपन एंड 3 पे क्लोज, तो जो रेंज है वो अपना आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी 53 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। 54 में आते हैं हम लोग। 54 में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है एंड उसके रूट्स क्या दिए हुए हैं tan a एंड tan b। 54 देखो, 54 में tan a एंड tan b क्या है, इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट्स जो हैं वो tan a एंड tan b है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो यहां से tan a प्लस बी निकाल लो, तो tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b 1 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो वो फॉर्मूला रखेंगे तो आ जाएगा p अपॉन 1 माइनस क्यू। अब हमें निकालना क्या है, तो साइन स्क्वायर a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस बी। ठीक है, और कॉस स्क्वायर को 1 बाई सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी। अब tan a प्लस बी का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ, तो tan a प्लस बी का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 का आंसर ए, बहुत ही आसान था। 55 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है एक्स में भी और वाई में भी, और वो बोल रहा है कि सेटिस्फाइड फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये भी आसान है। फिफ्टी फाइव में देखो क्या बोल रहे हैं, पहले x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3। तो x तो रियल है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 9y स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग y फाइंड कर लेंगे, तो y फाइंड करोगे तो आ जाएगा यहाँ से y बिलोंग्स टू, ये आ गया y का वैल्यू। इन सेम मैनर एक बार y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। सेम इक्वेशन
इसको y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या जाएगा 9y² प्लस 0 इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब y क्या है, रियल है और y में क्वाड्रेटिक है तो इसका d क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x लेस देन और इक्वल टू 3। ये x का रेंज आ गया और ये y का रेंज आ गया। तो x और y का वैल्यू किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। में क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक दिए हुए पॉइंट से पास कर रहा है एंड वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि ये माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ये आ गया। अब पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर दो। तो y माइनस y1 कितना है, a साइन थीटा क्यूब इक्वल टू m हो जाएगा कॉट थीटा, तो उसको लिख सकते हैं कॉस बाई साइन x माइनस a कॉस क्यूब थीटा। ये आ गया। अब इस लाइन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा अपना x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यानी इसके जो आंसर हैं वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ए यहाँ आ जाएगा एक। तो 56 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देखो क्या बोल रहा है 57 में कि एक स्ट्रेट लाइन है एंड उसके अबाउट ए कोमा बी का इमेज लिया गया है। कौन सा स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। और उसके अबाउट इमेज लेने के बाद जो इमेज पॉइंट आया उसका कोऑर्डिनेट क्या है, q है। तो q का कोऑर्डिनेट हमें पहले निकालना होगा एंड फिर क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट q है उसका इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट लिया गया है और उसका इमेज क्या है, पॉइंट r है। ठीक है, तो q का कोऑर्डिनेट अगर आ जाएगा तो r का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेंगे एंड जब r का कोऑर्डिनेट आ गया तो फिर pr का मिड पॉइंट भी आ जाएगा अपने पास। तो पहला ये अपना y इक्वल टू माइनस एक्स है और ये पॉइंट P है। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a कोमा b। तो y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट इमेज क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दूँ x2 माइनस एक्स1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस b y1 प्लस c1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो फार्मूला अप्लाई करोगे तो वहाँ से भी आ जाएगा या फिर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, इस केस में क्या होगा, y क्या हो रहा है, माइनस एक्स हो रहा है नहीं, तो ये क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे विथ निगेटिव साइन। यानी q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस बी कॉमा माइनस ए। ये सिंपल है, ये q आ गया। फिर क्या बोला है कि एक और स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, ये मान लो y इक्वल टू एक्स है और इसके अबाउट q का इमेज लिया गया है। तो q का इमेज लिए y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट लेते हैं किसी भी पॉइंट का इमेज, तो क्या होता है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो बस आपस में इंटरचेंज होता है, साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए कोमा माइनस बी इंटरचेंज हो गया बस। अब पी आर का मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो पी आर का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, तो लगा दो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो पी आर का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इक्वल टू 0,0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0। यानी
जो अपना आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 57, और 57 का आंसर डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। में देखो क्या बोल रहा है कि तीन स्ट्रेट लाइन्स हैं और उसके द्वारा जो ट्रेंगल कंपोज हो रहा है, जो ट्रेंगल बन रहा है, ठीक ना, वो मान लो ट्रेंगल ABC है, ABC, ये मान लो लाइन L1 है, L2 है और ये L3 है। तो L1 का स्लोप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 5, L2 का स्लोप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 3 एंड L3 का स्लोप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है -1, ठीक है। L1, L2, L3 मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टेंजेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल जो है, यानी ट्रेंगल का जो इंटीरियर एंगल, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सब एंगल के जब हम tan लेंगे, यानी tan A, tan B, tan C, उसका स्क्वायर का सम, यानी tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर C का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो tan A हमें, tan B कैसे निकलेगा हमारे पास, तो क्या करेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 16, दैट इज 1/8, ठीक है। वैसे ही tan C कितना आ जाएगा, तो m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, 1 प्लस m2 m3। तो वो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस -1, 1 प्लस 3 इंटू -1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2। वैसे ही tan A कितना हो जाएगा, तो tan A हमारे पास क्या आ जाएगा, m3 माइनस m1, ठीक है। तो m3 माइनस m1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस 5, 1 प्लस -1 इंटू -5। तो ये आ जाएगा -6 अपॉन -4, तो ये आ जाएगा 3/2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर C का वैल्यू क्या होगा। तो सम का स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर B का स्क्वायर 1/64, tan C का स्क्वायर 4 एंड tan A का स्क्वायर 9/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 401 डिवाइडेड बाई 64। तो ये अपना P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियरली दिख रहा है P और Q जो है वो रिलेटिवली कोप्राइम है, ठीक है। तो P प्लस Q कितना आ जाएगा हमारे पास, P प्लस Q जो होगा वो हो जाएगा 465, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में देखो क्या बोल रहा है कि हमें थीटा फाइंड करना है और थीटा में एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, tan थीटा, फिर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा, और ये किसके इक्वल है, तो 3 के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो बोला है थीटा क्या होगा, मतलब जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ tan A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan A, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 प्लस tan थीटा, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस √3 tan थीटा। वैसे यहाँ पर tan 120 डिग्री क्या हो जाएगा, -√3 प्लस tan थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 3, और यहाँ ये प्लस में tan थीटा है तो tan थीटा वैसे ही रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लो एंड फिर इसके साथ अटैच करो। तो अटैच करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3।
ठीक है, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से, और ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो tan थीटा 3 थीटा कितना हो जाएगा 1, तो 3 थीटा क्या आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, तो थीटा कितना आ जाएगा n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, जहाँ n क्या है तो कोई इंटीजर है, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा, ये L1 हो गया और इधर आ गया 4x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसका कोई एक मेंबर है जिसका इक्वेशन L इक्वल टू 0 है, मान लिए। तो ये L इक्वल टू 0 भी ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। तो पहले तो हम लोग L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे L1 L2 का, तो वो आ जाएगा अपने पास 1, T 1, 2, ठीक है, P, यानी 1, 2 से L इक्वल टू 0 भी पास कर रहा होगा, क्योंकि L इक्वल टू 0 ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का मेंबर है। तो मान लेते हैं P अपने पास यहाँ कहीं आया, इधर मान लो P, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस लाइन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लो ये ऑरिजिन है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये मान लो कोई पॉइंट Q है, इसका लोकस निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो h, k है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो QOQP जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ठीक है। OP अपना आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, इधर PQ कितना हो जाएगा h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर, OQ क्या आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो जाएगा लोकस। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा होगा। तो 60 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं हम लोग। 61 में हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है एंड हमें क्या फाइंड करना है, तो AB/H² का रेशियो फाइंड करना है। अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, एक स्लोप दूसरे का ट्वाइस हो रहा है, ठीक ना। तो इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले, तो y² बाई b प्लस 2xy बाई h प्लस x² बाई a इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं जो स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन का वो m1 एंड m2 है। तो m1 प्लस m2 क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा -2 बाई h एंड m1 m2 क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा हमारे पास b बाई a, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि m1 जो है वो m2 का ट्वाइस है, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3m2 इक्वल टू -2 बाई h। तो m2 कितना आ जाएगा -2 बाई 3h। तो m2 इतना आ गया, तो m1 कितना आ जाएगा -4 बाई 3h। अब m1 m2 का वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है, ये सेकंड वाले इक्वेशन में। तो m1 कितना आ गया -4 बाई 3h, m2 कितना आ गया -2 बाई 3h इक्वल टू b बाई a। तो यहाँ से हमारे पास h² बाई कुछ छूट गया, हाँ, यहाँ आ जाएगा 2b बाई a, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे b, यहाँ पे b, तो यहाँ से आ जाएगा h² बाई ab इक्वल टू 8/9।
तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी इज टू एच स्क्वायर। तो ए बी इज टू एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9:8। तो 9:8 ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करेक्ट कर लेंगे, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, -2b/h हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P एंड दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A एंड B। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, 62 में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A 0,1 एंड B 2,0। तो ध्यान से देखोगे, ये मान लो L है, तो L में 0,1 रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, L में 2,0 पुट करोगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा। यानी ये जो दोनों पॉइंट हैं 0,1 एंड 2,0 वो ये जो स्ट्रेट लाइन इसके सेम साइड में लाई कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं A अपना यहाँ पे आया और B यहाँ पर है। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ये हमें कैसे पता चला कि एक ही साइड में आएगा, तो L1 और 0,1 पे L का क्या वैल्यू आ रहा है ये चेक कर लिए, वैसे ही 2,0 पर L का क्या वैल्यू आया ये चेक कर लिए। तो पता चला दोनों पे सेम साइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में लाई कर रहे होंगे। ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो ये दिए हुए स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं पॉइंट P यहाँ पे है और इस प्रकार से लाई कर रहा है ताकि PA माइनस PB जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक ना, तो क्या करते हैं, पॉइंट A को P से ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट B को भी P से ज्वाइन कर देते हैं और A और B को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PA एंड PB जो है वो ट्रायंगल ABP का दो साइड है और दो साइड का जो डिफरेंस होगा या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, इस केस में एक ऐसे भी सिचुएशन बन रहा होगा जब पॉइंट A, B एंड P तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे। कैसे लाई कर रहे होंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। जैसे देखो, ये मान लो A है, ये B है। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसा भी आ रहा होगा जब यहाँ P आएगा तो PA माइनस PB किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। जब तक ट्रायंगल बन रहा होगा तब तक ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा, बट जैसे ही लीनियर हुआ तब इक्वलिटी लग जाएगा। ठीक है, तो PA माइनस PB मैक्सिमम कब होगा, जब पॉइंट P, A एंड B तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे, यानी तीनों कोलिनियर हो रहे होंगे। और उस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा होगा, तो AB के इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। A, B और P तीनों कोलिनियर है, तो AB का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, तो AB का इक्वेशन आ जाएगा x/2 प्लस y/1 इक्वल टू 1, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये 2 है। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सॉल्व करने के बाद x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो -24/5 आ जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट 17/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है हमारे पास जिसके रूट्स C एंड D हैं। एंड दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट्स A एंड B है। तो पहला क्वाड्रेटिक क्या है हमारे पास, 16x² माइनस 6ax माइनस 16b² इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं C एंड D। एंड दूसरा क्वाड्रेटिक जो है हमारे पास है x² प्लस 6cx माइनस d² इक्वल टू
0, इसके रूट्स हैं a एंड b। और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि a b c d जो है वो नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि -a + 2b + 2c + 2d डिवाइडेड बाई -a + b + c - d का वैल्यू क्या होगा, ये जो रेशियो उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा c × d, तो -b²। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि c एंड d जो होगा वो अपोजिट साइन का होगा। ये क्लियर है। फिर दूसरे वाला इक्वेशन में a + b कितना आएगा -6 c के इक्वल होगा, और a × b किसके इक्वल होगा -d² का होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AC = BD। मान लेते हैं ये इक्वेशन 4 है। फर्दर इक्वेशन ये जो पहला क्वाड्रेटिक है इसका x = d क्या है, रूट है, तो x = d इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 16d² - 6ad - 16b² = 0। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 16 टाइम्स b² - d² = -6ad, ठीक है। एंड सिमिलरली सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसका x = b रूट है, तो x = b इसमें रख देंगे। तो दूसरे वाले में x = b रखेंगे, क्या आ जाएगा b² - d² = -6bc। अब दोनों का, अब b² - d² कितना है -6bc, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16bc = ad। ये मान लेते हैं इक्वेशन 5 है। ये वैल्यू यहाँ रख दिए तो bc = 16bc, हाँ 16bc = ad हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 5 नाम रख दिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 का रेशियो ले लेते हैं। तो 4 एंड 5 का रेशियो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 5/4। इक्वेशन 5/4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16bc / AC = AD/BD। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा a² = 16b², दैट इज a = -4b। ऐसा क्यों किए, प्लस वाला साइन क्यों नहीं लिए, तो a × b ध्यान से देखो क्या है -d², तो -d² < 0, यानी a × b क्या हो रहा होगा <0 हो रहा होगा, यानी a और b जो होगा अपोजिट साइन का होगा, तो उसका रेशियो जो होगा a और b का वो हमेशा निगेटिव हो रहा होगा। तो a = -4b होगा, a = 4b नहीं होगा। अब a = -4b आ गया तो इक्वेशन 2 में a का वैल्यू रख दो। इक्वेशन 2 में a का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा c = b/2। वैसे ही इक्वेशन 4 में a एंड c का वैल्यू रख देते हैं b के टर्म्स में, तो वहाँ से d आ जाएगा हमारे पास -2b। अब क्या करते हैं, इन सब का वैल्यू जो दिया हुआ रेशियो है उसमें पुट कर देते हैं। तो रेशियो हमारे पास क्या है -a + 2b + 2c + d डिवाइडेड बाई -a + b - c + d। तो -a कितना है -4b की इक्वल है, ये हो जाएगा 4b, 2b को 2b ही रहने देते हैं, 2c कितना हो जाएगा b हो जाएगा, एंड d अपना -2b हो जाएगा। वैसे डिनोमिनेटर में 4b + b c हो जाएगा -b/2 और यहाँ पे d -2b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में बच जाएगा 5 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5/2, दैट इज 2।
तो जो अपना रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था क्वेश्चन नंबर 63 और इसके आंसर हो गए ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो एग्जैक्टली 3 नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स 3 एग्जैक्ट इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एग्जैक्टली एक्स के 3 इंटीग्रल वैल्यू के लिए जो अपना एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो निगेटिव हो रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ से कि जो एक्सप्रेशन है वो वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला बना रहा होगा उसका ग्राफ, ठीक है। जो ग्राफ होगा वो वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला होगा 64 में। क्यों? अगर डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो बहुत सारे एक्स के लिए ये जो एक्सप्रेशन निगेटिव हो रहा होगा, नहीं। और अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो कुछ एक्स के लिए निगेटिव हो रहा होगा, इंटीग्रल एक्स के लिए निगेटिव हो रहा होगा। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, यानी ए जो होगा, ए लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर हो गया। और ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स जब निकालोगे तो आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2/a, ये दो रूट्स आ जाएंगे इसके। तो x इक्वल 2/a क्या होगा, तो a पॉजिटिव है तो 2/a पॉजिटिव। तो अगर ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा 2/a। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो x के 3 इंटीग्रल वैल्यू के लिए निगेटिव हो रहा है, यानी -1 और 2/a के बीच में 3 इंटीजर आने चाहिए। तो तीनों इंटीजर जो होंगे कॉन्जुगेटिव इंटीजर हो रहे होंगे। तो कौन कौन सा इंटीजर हो जाएगा, एक 0, एक 1, एक 2, ये 3 इंटीजर हो गया। और 3 जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2/a है वो 3 के इक्वल भी हो सकता है या फिर 3 से छोटा होगा, और 2/a जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 एंड लेस देन कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है, लेस देन 1 आ जाएगा। तो जो अपना आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। ये भी ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 65, हमारे पास f ऑफ x दिया हुआ है और क्या बोला है कि f ऑफ x जो है वो एक निगेटिव इंटीजर के इक्वल हो रहा है फॉर ओनली 1 रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और f ऑफ x हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 1। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। निगेटिव इंटीजर हो रहा है यानी x एक्सिस के नीचे आ रहा होगा इसका ग्राफ। अगर x एक्सिस के नीचे आ रहा है यानी इसके रूट्स रियल हो रहे होंगे, यानी ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अब जब ये x एक्सिस के नीचे आ रहा होगा, ठीक ना, तो सबसे पहला इंटीजर ये क्या हो रहा होगा, -1, फिर -2, फिर -3। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निगेटिव इंटीजर हो रहा है एग्जैक्टली फॉर 1 रियल वैल्यू ऑफ x। तो मान लेते हैं कि ये इसका जो ग्राफ है नीचे वाला पोर्शन है, ऐसे समझ लो, ये मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन ये मान लो -1 है, ठीक है। मान लो कि ये वाला पोर्शन अगर और भी नीचे आए, ठीक है, यहां मान लो -2 है, तो इस केस में क्या होगा कि f ऑफ x जो है वो निगेटिव इंटीजर हो रहा होगा x के 2 इंटीग्रल वैल्यू के लिए। ये वाला ग्राफ अभी भूल जाओ, ठीक है। -1 हो रहा होगा x के 2 इंटीग्रल वैल्यू के लिए।
बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स एफ ऑफ एक्स जो नेगेटिव इंटीजर हो रहा है वो एक्स के एक ही रियल वैल्यू के लिए होना चाहिए, यानी इससे नीचे तो ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, -1 से नीचे ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब अगर -1 से ऊपर ही ग्राफ एग्जिस्ट करे तो इस केस में क्या हो रहा होगा कि ये मान लो -1 है, इस केस में एफ ऑफ एक्स निगेटिव तो हो रहा है बट -1 के इक्वल हो ही नहीं रहा है, यानी निगेटिव इंटीजर हो ही नहीं रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, तो एक ही चीज पॉसिबल है कि ये -1 के इक्वल हो x के एक रियल वैल्यू के लिए। तो x के एक रियल वैल्यू के लिए क्या हो रहा होगा, जब ये वाला यहाँ पे ये टच कर रहा होगा -1 को, इसका जो वर्टेक्स हो रहा होगा वो टच कर रहा होगा। तो ऐसे सोच सकते हैं, यानी ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट -dy/4a और -b/2a। तो -dy/4a जो होगा वो किसके इक्वल हो रहा होगा, वो हो जाएगा -1 के इक्वल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तब भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -d/4 है तो d कितना हो जाएगा यहाँ से, d = 4a, d क्या हो जाएगा p² - 4a यानी ये 8 हो जाएगा, a अपना 2 है तो p² - 8 = 8, तो p² = 16, दैट इज p = ±4। तो p के पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे, ±4 हो जाएंगे। या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो पहला नेगेटिव इंटीजर कौन सा हो रहा होगा, -1, तो f ऑफ x जो है वो -1 के इक्वल हो रहा होगा फॉर 1 रियल x, यानी 1 रियल x, यानी ये जो इक्वेशन बन रहा है इसके एग्जैक्टली एक ही रूट्स होना चाहिए, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होना चाहिए, यानी इसका d क्या हो जाना चाहिए, =0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, p² - 16 = 0, दैट इज p = ±4। दोनों जगह से सेम आंसर आ रहे होंगे, तो जैसे समझ में आए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या बोल रहा है कि दो इक्वेशन है, sin θ = 1/2 एंड tan θ = 1/√3। तो कॉमन वैल्यू क्या हो रहा होगा, θ = π/6, तो θ = π/6 पे sin θ 1/2 हो जाएगा एंड tan θ 1/√3 हो जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, θ = 2kπ + π/6, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है k cos x -3 sin x = k + 1, और बोला है कि इसके सॉल्यूशन, मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो, सॉल्वेबल मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है, किस इंटरवल में लाई करता है, तो k² + 9 के निगेटिव से लेकर k² + 9 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि k + 1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू k² + 9 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दो, k² + 2k + 1 लेस देन k² + 9, तो यहाँ से आ जाएगा k लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। यानी ऑप्शन डी सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67 का आंसर सी हो जाएगा। 67 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये, हाँ ये 67 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या बोल रहा है कि sin θ + √3 cos θ क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो इस इन इक्वेशन को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने से साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इसको लिख सकते हैं sin θ 1/2 को cos π/3, √3/2 को sin π/3 cos θ ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, sin θ + π/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2।
और तो यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा प्लस π/3 जो होगा 1/2 यानी π/6 से लेकर 5π/6 तक ऐसा जा रहा होगा। जैसे साइन थीटा का ग्राफ बना देते तो क्या आता है, तो 1/2 से ज़्यादा कब हो रहा होगा, जब थीटा प्लस π/3 π/6 एंड 5π/6 के बीच में लाई कर रहा हो। तो इस केस में थीटा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69। देखो क्या बोल रहा है कि अल्फा जो है ये दिए हुए क्वाड्रेटिक जो कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स हैं, और अल्फा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अल्फा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये तो गारंटी हो गया कि कॉस अल्फा जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, अब अपना जो क्वाड्रेटिक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -5 प्लस -25 प्लस 1200 यानी 125 यानी 35 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -5 30 यानी 3/5 एंड -4/5। बट अल्फा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो क्लियरली कॉस अल्फा जो होगा वो -4/5 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हो, अल्फा इसका रूट है यानी कॉस अल्फा निगेटिव होगा, तो कॉस अल्फा 3/5 के इक्वल नहीं होगा, -4/5 के इक्वल होगा। तो साइन अल्फा क्या होगा, तो साइन अल्फा 3/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा। तो साइन 2 अल्फा कितना होगा, तो 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दैट इज -24/25। ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 69 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 69 हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 भी बहुत आसान है। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 25 सेकेंड स्क्वायर एक्स का रेंज निकालना है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 26 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स, ये ठीक है। और यहाँ पे AMGM अप्लाई कर दो, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है और ये 26 है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा, 36 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल टाइप पे आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप में फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिए हुए हैं, तो उसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा 0,2 पाई में 71। तो पहला इक्वेशन जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1/2। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास पाई बाई थ्री आ जाएगा। फिर और क्या आ जाएगा
5π/3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा तो 7π/3 आ जाएगा एंड 11π/3 आ जाएगा। cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये π/3, ये 2π - π/3, ये 2π + π/3, ये 4π - π/3, इतने सारे आ जाएंगे उसमें। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, π/6, 5π/6, 7π/6 एंड 11π/6। अब बाकी आगे का काउंट करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, 2π से ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं। अब दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा, तो उसको sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, -3 sin थीटा = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा + 3 sin थीटा -2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा sin थीटा = 1/2, ठीक है, sin थीटा = 1/2। तो यहाँ से थीटा क्या हो सकता है, तो थीटा = π/6 एंड 5π/6। 0 से 2π में ये दो वैल्यू पॉसिबल है, π/6 एंड 5π/6। तो कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया, इसमें भी π/6 एंड 5π/6 आ रहा है, और यहाँ भी π/6 एंड 5π/6 आ रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 2, ठीक है। 71 का ऑप्शन, मतलब 71 का आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 जो है उसमें एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, x³ + ax + a = 0। इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि a जो है वो 0 नहीं है, एंड अगर a 0 नहीं है तो अल्फा + बीटा का रेसिप्रोकल + बीटा + गामा का रेसिप्रोकल एंड प्लस गामा + अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो अल्फा + बीटा + गामा, ये तो 0 हो रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा + गामा = -अल्फा, गामा + अल्फा = -बीटा एंड अल्फा + बीटा = -गामा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सम है अल्फा + बीटा का इन्वर्स रेसिप्रोकल + बीटा + गामा का रेसिप्रोकल + गामा + अल्फा का रेसिप्रोकल, ये कितना हो जाएगा, -1/अल्फा -1/बीटा -1/गामा। ये गामा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, और सब माइनस में, तो माइनस को कॉमन कर लिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा / अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो -1 इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी 72 का आंसर हो जाएगा 1। 73 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73। देखो क्या बोल रहा है कि ए बी एंड ए डी जो है, ए बी सी डी एक रोहम्बस है, ए बी सी डी एक रोहम्बस है। तो मान लेते हैं ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी इस ऑर्डर में ले लेते हैं, रोहम्बस है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,1 है। फिर फर्दर क्या बोल रहा है, एक डायगोनल है, तो 3,1 डायगोनल पे लाई नहीं कर रहा है, यानी जो डायगोनल है वो बी डी वाला डायगोनल है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4y + 5 = 0। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अगर पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट जो है वो P है और ए डी का जो मिड पॉइंट है वो Q है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर पी क्यू का इक्वेशन, ये जो पी क्यू है इसका इक्वेशन
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, हमें ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर से समझ लो, ए बी सी डी एक रोम्बस है और ए बी का मिड पॉइंट पॉइंट पी है एंड ए डी का मिड पॉइंट क्यू है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बी डी का एक डायगोनल का इक्वेशन दिया हुआ है और एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पी क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो बाइसिमेट्री बोल सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वो बी डी के पैरेलल होगा, ठीक है, बी डी के पैरेलल होगा, ये क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन को कंसीडर करते हैं जो पॉइंट वर्टेक्स ए से पास कर रहा है और बी डी के बी डी के पैरेलल है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन, ये लाइन भी बी डी के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 3,1 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3,1 रखेंगे तो 3x माइनस 4y, 3,1 रखेंगे तो 9 माइनस 1 5 यानी माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। ये मान लो l इक्वल टू 0 है, तो l ये आ गया। अब पी क्यू का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू जो है वो ये जो लाइन L है और लाइन BD है, इसका मिड वाला लाइन है। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो 3x माइनस 4y प्लस 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। फिर से समझ लो, एक रोम्बस है और रोम्बस का एक डायगोनल का इक्वेशन दिया हुआ है और एक वर्टेक्स दिया हुआ है। फिर वर्टेक्स मान लो ये 3,1 है। फिर क्या बोला है कि AD का जो मिड पॉइंट है वो Q है और AB का जो मिड पॉइंट है वो P है और PQ को ज्वाइन कर दिए। तो PQ का इक्वेशन क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो पहले PQ का इक्वेशन, तो ये तो क्लियर हो रहा होगा बाइसिमेट्री कि PQ जो होगा वो BD के पैरेलल होगा। BD के पैरेलल होगा तो स्लोप हमें PQ का पता चल गया। फिर हमने क्या किया कि लाइन वर्टेक्स A के थ्रू एक लाइन को कंसिडर किए जो BD के पैरेलल है। तो उस लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 है और ये लाइन 3,1 से पास कर रहा है। तो 3,1 इसमें रखकर लेमडा का वैल्यू निकाल लिए, तो L का इक्वेशन आ गया। अब PQ जो है वो लाइन L और लाइन BD के बीच का लाइन है, एकदम मिड वाला लाइन है। तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो क्या हो रहा होगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसका एवरेज ले लिए हम लोग। तो 3x माइनस 4y और कांस्टेंट टर्म कहाँ कितना है, इसमें 5 है और इसमें माइनस 5 है, तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 0 हो गया। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का एब्सोल्यूट वैल्यू, जहां a, b और c जो है वो अपने लोवेस्ट इंटीग्रल फॉर्म में है। तो लोवेस्ट इंटीग्रल फॉर्म तो यही हो रहा होगा 3 और माइनस 4, तो a हो जाएगा 3 एंड b हो जाएगा -4। तो 3 माइनस 4 और c तो 0 हो ही रहा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 73 का 1 हो जाएगा। 73 हो गया। अब 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 74 भी बहुत आसान है। इसमें देखो क्या करते हैं, कॉस न्यूमरेटर वाले पार्ट को मैं इसमें सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। cos 6x cos 4x को एक साथ कर लिए, फिर 5 टाइम्स cos 4x प्लस cos 2x को कंबाइन कर लिए, फिर 10 इंटू 1 प्लस cos 2x लिख दिए। ये न्यूमरेटर है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा, यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 cos 5x cos 2x। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा cos 3x इंटू कॉस x, यहाँ cos x होगा एंड यहाँ अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 cos स्क्वायर x। अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 cos x कॉमन ले लेते हैं। तो 2 cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 5x प्लस
5 cos 3x प्लस 10 cos x, ठीक है। ये अगर न्यूमरेटर है, अब इसको इधर लेते चले आओ, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x, ये कितना हो जाएगा 2 cos x, यानी लेमडा जो होगा वो 2 होगा। न्यूमरेटर कितना है तो ऑलरेडी ये लिखा होगा यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। 75 में क्या बोल रहा है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक है, एक्सप्रेशन है जो कि पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, a माइनस 3x² प्लस 12x प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बोल रहा है पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल x। ऐसा कब पॉसिबल है, जब a माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा एंड b लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a ग्रेटर देन 3, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस ये a प्लस 6 है, a माइनस 3 इंटू a प्लस 6 लेस देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 54 ग्रेटर देन 0। जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा a प्लस 9 इंटू a माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन 6 और a लेस देन माइनस 9, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेके आ जाएगा a ग्रेटर देन 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू a का बताना है, तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू a का क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। तो 7 अपना आंसर हो जाएगा, 75 का आंसर 7 हो जाएगा।